6 अगस्त 1945। जापानी सेना को सुबह के तकरीबन 7 बजे दक्षिण के राडार पर कुछ हलचल दिखाई देती है। पहले तो उन्हें समझ नहीं आता, लेकिन थोड़ी देर बाद वो समझ जाते हैं कि ये एक अमेरिकी लड़ाकू विमान है। जापानी सेना पूरे जापान में रेडियो कार्यक्रमों को रोक देती है और खतरे के सायरन बजाना शुरू कर देती है। जापानी सेना अगर चाहती तो अपने कुछ विमान भेजकर उस विमान को वहीं रोक सकती थी, लेकिन 1945 आते आते विश्व युद्ध के कारण जापान की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि लोग भूख से तड़प रहे थे। पेट्रोल की इतनी कमी हो गई थी कि सड़कों पर एक भी निजी वाहन नहीं दिखाई दे रहे थे। अमेरिका का ये विमान हिरोशिमा के आसमान में आता है और थोड़ी ही देर बाद वापस चला जाता है। जापानी अथॉरिटी को लगा कि ये कोई साधारण लड़ाकू विमान होगा जो युद्ध की स्थिति का जायजा लेने आया होगा। इस विमान के जाने के बाद जापानियों को लगा कि अब खतरा टल चुका है, इसलिए खतरे के सायरन बंद कर दिए जाते हैं और जापानी अधिकारी चैन की सांस लेते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि अमेरिका का ये लड़ाकू विमान युद्ध की स्थिति का नहीं बल्कि मौसम का जायजा लेने आया था। 8:09 पर दक्षिण से अमेरिका का एनोला गे B-29 नाम का दूसरा विमान आता है। इस विमान को मेजर थॉमस फेर भी उड़ा रहे थे। जापानी सेना इस विमान को भी रोक सकती थी, लेकिन उन्हें लगा कि ये विमान भी युद्ध की स्थिति का जायजा लेने आया होगा। ठीक 8:15 पर इस विमान से 4 टन वजनी लिटिल बॉय नाम का एक न्यूक्लियर एटॉमिक बम नाक के बल धरती पर तेजी से गिरता है। इस बम का लक्ष्य हिरोशिमा का आओई ब्रिज था, लेकिन तेज हवाओं ने इस बम का लक्ष्य आओई ब्रिज से 250 मीटर दूर सीमा सर्जिकल हॉस्पिटल पर जा गिरता है। इसे नीचे आने में पूरे 43 सेकंड का समय लगता है। इस बम की शक्ति 15,000 TNT के बराबर थी और ये जब फटा तो तापमान 4,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। आसमान में उड़ रहे एक दूसरे अमेरिकी लड़ाकू विमान के पायलट चार्ल्स वेनी बताते हैं कि इस बम के फटते ही इतनी तेज रोशनी हुई कि मानो सूरज धरती पर आ गया हो। हिरोशिमा शहर की अधिकतर इमारतें धराशायी हो गईं। उस वक्त देखने में ऐसा लग रहा था कि मानो हिरोशिमा में आग का तूफान आ गया हो। सिर्फ कुछ सेकंड पहले जिस हिरोशिमा शहर की आबादी 2.5 लाख थी, वो अब 1,60,000 बची थी, यानी तकरीबन 80,000 लोग कुछ ही पल में मौत के गर्भ में समा गए। अमेरिकी लड़ाकू विमान एनोला गे के पायलट पॉल डेविड्स बताते हैं कि धमाका इतना खतरनाक था कि उनके विमान के आगे के केबिन में तेज सी रोशनी छा गई। ये धमाका इतना तेज था कि एनोला गे के पायलट पॉल डेविड्स ने अपने दांतों में एक सिरन सी महसूस की। इस विमान के पिछले हिस्से में बैठे बॉब कैरन ने अपना कोडेड कैमरा उठाया और उस भयानक मंजर की कई तस्वीरें ली, जिसमें देखा जा सकता है कि विस्फोट के कारण आसमान में बैगनी बादल बन गए थे और इन बादलों के बीच से एक मशरूम की तरह बहुत बड़ा धुएं का गुब्बार 3,000 फीट तक उठा। इस धुएं के गुब्बार को द डेथ मशरूम के नाम से जाना जाता है। इस मशरूम के नीचे वो 80,000 लोग थे जो कुछ सेकंड पहले जिंदा थे। 14 साल के फूजी उनचंद बताते हैं कि वो धमाके वाली जगह से कुछ ही दूरी पर मौजूद थे। विस्फोट के इतने करीब होने के कारण फूजी उनचंद उन खुशकिस्मतों में से एक थे जो जिंदा बच गए थे। वो बताते हैं कि सुबह मैं अपनी माँ के साथ नाश्ता कर ही रहा था, तभी आसमान में जोर की गड़गड़ाहट होती है। हम लोग दौड़कर बाहर आते हैं। पहले तो हमें लगा कि ये कोई प्लेन की आवाज़ होगी, लेकिन जब हमने आसमान की ओर देखा तो वहाँ कोई प्लेन नहीं था। हमने देखा कि उत्तर पूर्व की तरफ से एक छोटी सी बॉल धरती की तरफ तेजी से आ रही है। ये बॉल जैसे जैसे नज़दीक आ रही थी और ज़्यादा स्पष्ट हो रही थी। थोड़ी देर बाद हमें पता चल गया कि ये एक बम है, लेकिन सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि हमें भागने का मौका नहीं मिला। फूजी आगे बताते हैं कि जैसे ही ये बम फटा, एक तेज सी रोशनी के साथ इतना तेज धमाका हुआ कि पहले तो मैं अंधा हो गया और अचानक मेरे पैरों के नीचे से जमीन इतनी तेज से हिली कि मानो धरती फट गई हो। मैं कुछ समझ पाता कि एक गर्म हवा के झोंके ने मुझे दूर ले जाकर पटक दिया। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहा, लेकिन मेरी आंख जब दोबारा खुली तो मैंने महसूस किया कि मेरे एक तरफ का हाथ तो केवल मांस का टुकड़ा बनकर रह गया था। मैंने जैसे तैसे अपने टूटे हुए हाथ को संभाला। मेरे आसपास हर चीज़ राख हो चुकी थी और मुझे तुरंत अपनी माँ का ख्याल आया, लेकिन मेरी माँ की किस्मत शायद मुझसे ज़्यादा अच्छी थी। उन्हें ये सब नहीं देखना पड़ा। मेरी माँ मुझे छोड़कर जा चुकी थी। ये बातें बताते समय फूजी उनचंद की आंखों में आंसू आ गए। उनका मानना था कि मरने वालों की किस्मत जिंदा लोगों से ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि उन्हें इस तबाही के बाद के भयानक मंजर को नहीं देखना पड़ा। फूजी उनचंद की तरह ही एक स्कूली छात्रा जिंको क्लाइन भी उस सुबह हिरोशिमा के स्टेशन पर खड़ी थी। क्लाइन बताती हैं कि मैं और मेरे कुछ दोस्त जब स्टेशन पर खड़े थे तो अचानक एक जोरदार विस्फोट होता है। मैं तुरंत बेहोश हो जाती हूँ। जब मुझे होश आता है तो मैं देखती हूँ हर तरफ से चीखती दर्दनाक आवाजें सुनाई दे रही थी। मैंने महसूस किया कि मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ और मैंने भी चीखना शुरू कर दिया। इसी समय हिरोशिमा स्टेशन भरभरा कर गिर पड़ा। मैं भागने लगी। मुझे लगा कि आग का गोला मेरा पीछा कर रहा है। तभी मुझे एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई दी। उसने मुझे मेरे नाम से पुकारा। वो
वो मेरी एक सहेली की आवाज़ थी। वो मलबे में दबी थी। मैंने उसे निकालने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं नाकाम रही। तभी वो आग की चपेट में आ गई। मैंने अपना हाथ किसी तरह से खींचा और फिर मैं भागने लगी। भागते भागते मैं एक पहाड़ी पर पहुंची जहाँ पर तमाम घायल जले हुए लोग दर्द से चीख रहे थे। शाम को करीब 5 बजे मैं अपनी माँ और पिता के पास किसी तरह पहुंची। रास्ते में मुझे कई जले हुए शव, नदी में तैरती लाशें दिखी। शहर के बाहर रहने वाले मेरे पिता तो बच गए लेकिन मेरी माँ बुरी तरह घायल हो चुकी थी। कुछ दिनों के बाद मेरे पूरे शरीर पर पैगनी चकत्ते पड़ गए और मेरे सिर के सारे बाल गिर चुके थे। इस विस्फोट के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति हैरिस ट्रूमैन ने हिरोशिमा पर बम गिराने का ऐलान किया और बोले कि अब से कुछ देर पहले हमारे लड़ाकू विमानों ने दुश्मन के यहाँ बम गिराकर भारी तबाही मचाई है। ये बम 20,000 TNT क्षमता का था और अब तक इस्तेमाल में लाए जाने वाले बम से 20 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। इस समय इस बम का उत्पादन किया जा रहा है और इससे भी खतरनाक बमों पर काम किया जा रहा है। ये परमाणु बम है जिसमें पूरे ब्रह्मांड की शक्ति है। इसके ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 की सुबह अमेरिका एक बार फिर जापान के औद्योगिक नगर कोकुरा के ऊपर पहुंचा। इस विमान को कैप्टन लियोनार्ड उड़ा रहे थे। उन्होंने बताया कि जब मैं अपने लक्ष्य पर था तो वहां पर बादल थे। तभी हमें इस जगह को छोड़ने का संदेश मिला और हम दूसरे लक्ष्य की ओर बढ़े जो कि नागासाकी था। कैप्टन लियोनार्ड ने ठीक 11 बजे अमेरिकी लड़ाकू विमान B-29 से 4,500 किलो का एटॉमिक बम, जिसका नाम फैटमैन था, ये बम हिरोशिमा पर गिराए गए बम के बराबर ही ताकतवर था। 52 सेकंड तक हवा में रहने के बाद जब जमीन से करीब 500 फीट की ऊंचाई पर फटता है। शहर से बाहर काम करने वाले कुछ मजदूर बताते हैं कि जब ये बम फटा तो पहले तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि चारों तरफ लाशें ही लाशें थी। उनमें से कुछ बताते हैं कि हमने पहले कभी परमाणु बम के बारे में नहीं सुना था लेकिन हमें पता चल चुका था कुछ तो असाधारण घटा है। जो लोग इस विस्फोट में जिंदा बच गए थे उनके शरीर की चमड़ी गल रही थी। वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। इस विस्फोट में बच जाने वाले एक और शख्स थे हितोशी तोकाई। उन्होंने इस घटना को 50 साल बाद याद किया। वो बताते हैं कि शायद ही आपने कभी नर्क की तस्वीर देखी है। नागासाकी उस दिन वही था मानो वहाँ नर्क उतर आया हो। मैंने उस जगह जाने की कोशिश की जहाँ कभी मेरा घर हुआ करता था। मेरी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि मेरे माता पिता कहाँ होंगे, मेरी बहन कहाँ होगी। जब मैं अपने घर के सामने पहुंचा तो वहाँ कुछ नहीं था। हर चीज राख हो चुकी थी। बम गिरने के बाद ग्राउंड जीरो से 1 किलोमीटर तक हर चीज या तो भाप बनकर उड़ गई थी या कार्बन बन गई थी। इस विस्फोट में तकरीबन 74,000 लोग मारे गए और इतनी ही संख्या में लोग घायल हुए। उस दिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने देश को एक बार फिर संबोधित करते हुए कहा कि जापानियों को अब तक पता चल चुका होगा कि हमारा परमाणु बम क्या कर सकता है। अगर जापान ने अभी भी आत्मसमर्पण नहीं किया तो वो जापान के अन्य युद्ध प्रतिष्ठानों पर हमला करेंगे और हजारों निर्दोष नागरिक मारे जाएंगे। हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 परमाणु बम हमले और सोवियत संघ द्वारा जापान के खिलाफ मोर्चा खोल देने पर जापान ने हार मानकर 6 दिन बाद 15 अगस्त 1945 को USA के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।